वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब आपको पता है ये हमारा लाइफस्टाइल का सेगमेंट है और ट्यूसडे के दिन हम डर्मेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सेंस के स्किन हेयर नेल पे बात की जाती है। और हमारे साथ अभी भी एक प्यारी सी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है हमारे पास, ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं, डॉक्टर मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? शुक्र है, आप खैरियत से हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, पहले हम डॉक्टर मारिया से पूछेंगे हमारे पोल का क्वेश्चन, फिर हम मुझे बात करने वाले हैं आज स्कार्स पे। तो सबसे पहले डॉक्टर मारिया, आप हमारे पोल का क्वेश्चन है कि गॉड फॉरबिड जब परेशानी आती है तो हम क्या प्रेफर करते हैं, हमारा स्पाउस या फिर एक अच्छा दोस्त? इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ पार्टनर एज वेल एज दोस्त। अगर आप अच्छे हैं तो मतलब दोनों से ही होता है, दोनों से ही होता है। बट आई थिंक स्पाउस क्योंकि बड़ा नज़दीक होता है ना, आफ्टर मैरिज एक अलग उसका रिलेशन होता है आपके साथ, तो फिर आई थिंक उससे हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए और उसको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो यू कैन जस्ट टेल हिम जो भी चीज़ है, जो प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं अपने। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम अपने स्पाउस को ये सब नहीं बता सकते, तो दोस्त ही ठीक है भाई। मतलब स्पेशली ये बातें आपको मेल की तरफ से सुनने को मिलेगी, बीवी को थोड़ी सब कुछ बताया जाता है ना। वो आई थिंक उनको कुछ वो फोबिया होता है कि नहीं, उनको अगर बता दिया तो कुछ मसला ना खड़ा हो जाए। बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अब हर कोई बड़ा एजुकेटेड है और बड़ा ब्रॉड माइंडेड है। इट्स नॉट लाइक दैट एनीमोर। जी, तो मतलब अगर आप एक तरीके को सीधी तरह से लें तो वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। जिसने साथ में काम ही टेढ़ा किया, हाँ, then that's different. That's definitely different. सही है जी। तो मतलब यू प्रेफर के स्पाउस को ही बताना, बिकॉज आपका सबसे क्लोज रिलेशन आफ्टर योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स तो स्पाउस ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों का भी ये है कि वो कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटीज में मतलब वो एंड हो जाती है वो चीज़, इट डजंट रिमेन द सेम, वो चीज़ नहीं रहती बाद में। तो फिर हस्बैंड ये होता है कि स्पाउस आपका जो होता है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो ये कि वो बड़ा करीब हो जाता है एंड यू कैन शेयर एवरीथिंग विद हिम इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस। और अगर आप दूसरे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस देंगे तो दूसरा भी ज़रूर आपको उसी तरह से देगा, मतलब कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे स्कार्स पे। और पहले तो हम मैम से पूछे, मैम आपके पास किस किस तरह के स्कार्स आते हैं, किस किस चीज़ के? स्कार्स अगर आप कॉमनली लें तो सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन नज़र आता है वो एक्नी स्कार्स होते हैं। एक्नी स्कार्स पर डिपेंड करते हैं कि ऊपर वाली सतह पे जल्द के या अंदरूनी सतह पर हैं। अगर ऊपर वाली सतह पर हैं तो वो फिर टॉपिकल क्रीम्स वगैरह से सॉल्व हो जाते हैं। मगर अगर फॉर एग्जांपल मिड डर्मस या डर्मस के नीचे वाली सतह पर आ रहे हैं, मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं, तो फिर उसके कुछ और प्रोसीजर्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं। एंड ये कि स्कार्स जाहिर सी बातें बड़े बुरे लगते हैं देखने में। इसके अलावा जो एक्नी स्कार्स के बाद आपने देखा होगा लोग जो कान को पियर्स करते हैं उसके बाद उनकी कीलॉइडल स्कार्स बन जाते हैं, मोटे मोटे से बन जाते हैं। ये भी कुछ लोगों में नोज पियर्सेस के साथ हो जाते हैं। तो अगर किसी को टेंडेंसी है इस तरह की कीलॉइड बनने की तो उसको प्रेफर करना चाहिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर ना करवाए। जैसे पियर्सिंग हो गई, मतलब वो बहुत मोटा हो जाएगा और स्पेशली जो एशियन हैं उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है, स्पेशली जो डार्क स्किन्ड पीपल होते हैं उनके अंदर। और दूसरा फिर हाइपरट्रोफिक आती है, जैसे आपका सर्जिकल स्कार्स होते हैं, वो कुछ लोगों में बहुत मोटे मोटे से हो जाते हैं, बुरे लगते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कुछ स्कार्स बन जाते हैं, स्ट्रायास के जैसे शक्ल में स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ स्कार्स ही होते हैं। फिर बर्न्स आते हैं। फिर बर्न का यही है कि कौन सा बर्न हो रहा है, पानी से जला है, कितनी हद तक जला है, अगर बहुत गहरा है तो फिर वो डीप स्कार देगा। तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि किस किस्म का स्कार है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जिल्द की जिसमें छाले हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्लिस्टरिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये होता है कि अगर ब्लिस्टर ऊपर वाली सतह पे बना तो स्कार नहीं बनेगा, मगर अगर अंदरूनी सतह को इन्वॉल्व कर रहा है, एक्चुअली ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन होता है जिसमें ऊपर जिल्द और नीचे जिल्द जो है वो आपस में मिलती है, तो अगर वहाँ पे डैमेज हो जाएगा तो फिर स्कार बनेगा ज़रूर। और ये कि उसको प्रिवेंशन आपने फ़ौरन अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना है, कंसल्ट करना है और प्लास्टिक सर्जरी से ओपिनियन लेना होता है। ओके। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उनके यहाँ उनके टीवी की आवाज़ मुझे आ रही है, बट उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वो चाय पीने चले गए। सॉरी जी, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, हम लोग कमिंग बैक टू स्कार्स, वी वर टॉकिंग अबाउट स्कार्स। अच्छा, तो ये सारी टाइप ऑफ स्कार्स हैं। एक आपने कहा कि एक एक्टोडर्म विच इज़ द टॉप मोस्ट लेयर, जो हम लोग जिसको
एपिथेलियर से नीचे वाली जो लेयर, एपिथेलियर इज अ वेरी, ये एपिडर्मिस कहते हैं हम इसको, और जो नीचे वाली वो डर्मिस है। मेसोडर्म बिल्कुल ही नीचे होती है, एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू है, और मेसोडर्म फिर वो अलग होता है, वो जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो है वो होता है। अच्छा तो ये जो मिड डर्मिस आप बता रही हैं, जब स्कार यहाँ तक चला जाता है तो फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। और ये यहाँ तक कैसे जा सकता है? एक्नी का स्कार नीचे इतना जा सकता है? इतना नीचे तो नहीं जाएगा, मगर अगर उनका एक्नी इतनी मोटी मोटी वो जो नहीं होती, बहुत पीप वाले दाने और जो पूरे स्किन को सिवियर फॉर्म जो एक्नी वल्गैरिस की होती है, वो जब अंदर की तरफ, क्योंकि वो आपके डर्मस को डैमेज करना शुरू करती है, होता है कि एक्नी जैसे डेवलप हो रही है तो वो पाइलोसेबेशियस यूनिट जहाँ पे आपका सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उसको भी इन्वॉल्व करिए, फिर जो आस पड़ोस के हैं उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन, घड़ी घड़ी इन्फेक्शन हो रहा है, आप उसको नोच रहे हैं ऊपर से, और या कोई इरिटेंट लगा रहे हैं, जैसे कुछ लोग मिट्टी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बेसन लगाते हैं, तो उससे इंटर्न जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो जाता है। तो वो फिर स्कार्स जो है वो मज़ीद अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर की तरफ घुस जाएंगे, और फिर उनका ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल भी है, और इतना 100% उसका रिज़ल्ट नहीं होता अनलेस और अनटिल आप कोई ऐसा प्रोसीजर करवाएं जिससे आपने एपिडर्मिस को ही ऊपर से थोड़ा इरिटेट करना है, ताकि उसमें न्यू सिंथेसिस ऑफ सेल, यानी नए जो सेल्स हैं वो बनना शुरू हो जाए। जैसे प्रोसीजर्स आते हैं हमारे पास, डर्मा रोलर के आते हैं, फिर फिलर्स के आते हैं, फिर आजकल एक PRP का एक आया हुआ है, वो उसमें ये होता है कि हम स्टेम सेल्स को जो होते हैं वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपने स्कार्स के अंदर, तो वो नेचुरली आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स आपके ब्लड में मौजूद हैं, ये आपके ब्लड में से लेते हैं, ब्लड में से लेते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोसीजर आया है, कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा सच नहीं है, बिकॉज़ आपके अपने ही सेल के बॉडी हैं। अच्छा। और इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब नॉर्मल सा इसका आता है खर्चा। ये भी तो पूछ रहे हैं, आधी कंफ्यूजन तो यही रहती है जी, कितना एक्सपेंसिव मतलब 30 और 40 के दरमियान में मतलब हो जाता है, तो दैट्स लाइक नॉर्मल, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और छोटी सी किट होती है। फिर डर्मा रोलर्स वगैरह का वो तो बहुत ही आपको नहीं है जंगली वाला काम लगता है। हाँ, बट लाइक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि इट्स द वे हाउ यू डू द प्रोसीजर। कम्प्लीटली आपने स्किन को मतलब इस तरह से करना है, नम करना है, और जिस डायरेक्शन में आप करेंगे, और एक क्वालिफाइड अगर इंसान करता है तो इट मेक्स अ डिफरेंस कि किस तरह से आपका स्कार जो है वो रिजुविनेशन उसकी होती है। फिर कुछ लेज़र्स आते हैं जिसके अंदर आपके स्कार्स की ट्रीटमेंट है, मगर वो भी बिल्कुल पेनफुल हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट नहीं। लेजर्स में थोड़ा सा लेजर यूज होती है, वो पेनफुल है। देखिए उसमें ये कि आपने अगर अपना एनेस्थीसिया क्रीम जो है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं अप्लाई की तो फिर पेन होता है उसमें, मगर ये कि आप अगर उसको सही प्रॉपर टाइमिंग्स दें, प्रॉपर एनेस्थीसिया उसको लगाएं, ओवर अंडर ऑक्लूजन लगाएं, तो वो फिर उसका जो नमनेस है वो काफ़ी देर तक रहती है, और फिर लेज़र आप आराम से कर सकते हैं। इज़ लेज़र एक्सपेंसिव? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेज़र्स काफ़ी महंगे भी हैं, और ये कि क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स जितने किए जाएं तो वो आपके अपने हाथ में होते हैं। लेज़र्स के ये कि कितनी बीम निकल रही है यू कांट से ना, मगर ये कि महंगे हैं, कितनी सिटिंग्स आपको लगेगी, तो दोनों चीज़ें मतलब ये ऑप्शन पेशेंट सिलेक्शन के बाद ही हम ऑप्शंस डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें लेना है। ओके ऑलराइट। अच्छा, तो अब हम लोग बात करें कि हम स्कार्स को रीसर्फेस कर सकते हैं। कुछ स्कार्स जिस तरह होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना चिकन पॉक्स के स्कार्स या मीजल्स के स्कार्स, तो वो बड़े ही एग्रेसिव किस्म के स्कार्स होते हैं। जो डिस्कलरेशन होती है, जो होता है वो सब कुछ तो चला जाता है, बट वो स्कार, वो डेप्थ वहाँ रह जाती है। वो कहते हैं कि वी कांट हेल्प दैट, वो स्कार का कुछ नहीं किया अब है उसका ट्रीटमेंट, उसका भी यही है कि इन तीनों प्रोसीजर से, या जैसे मैंने आपको बताया डर्मा रोलर से आप कर सकते हैं, उसकी नीडल के साइज़ के हिसाब से आपने स्कार को मतलब देख के उसकी नीडल सेलेक्ट करनी होती है। अगर तो मतलब नॉर्मली आपका 2 या 1.5 से आराम से हो जाता है, और मतलब इसमें नंबर ऑफ़ सिटिंग्स हैं, इट्स द वे हाउ यू परफॉर्म द प्रोसीजर, और एक कहते हैं ना हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अगर अप्रोच करेंगे तो वो चीज़ चली जाती है। 100% नहीं जाएगी, आई वुडेंट से दैट, मगर ये कि तकरीबन 80% उसका काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। बिकॉज़ अगर आप देखें तो वो बड़ी बुरी भी लगती है, चेहरे पे आपके हैं, कुछ लोगों के फेस पे, कुछ बॉडी के अदर पार्ट्स पे आ जाता है। तो अगर आप उसको रीसर्फेसिंग करें और प्रॉपर टेक्निक से करें,
پھر یہ تو ڈرما رولر کی بات کی میں نے. اس کے علاوہ اور پروسیجرز ہیں جیسے نیڈلنگ ہوتی ہے, اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیڈلز کر کے آپ اس کو اسکار, کیونکہ ہوتا ہے کہ جو فائبروٹک اسٹرینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں, یعنی ایک طرح سے ایسا فائبر یا ایسا پروٹین بن جاتا ہے جو کہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے, مطلب جو ڈیکمپوز نہیں ہوتا ہے, مطلب وہ اتنا سخت قسم کا جیسے نہیں کہتے دھاگا بن جاتا ہے کہ وہ اوپر اور نیچے والی جلد کو اٹیچ کر دیتا ہے. اس کو فائبروسس کہتے ہیں, اور یہ اسٹریکس فارم میں یا اسکارس کی فارم میں یہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے پھر. اوکے آلرائٹ. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ہائپرٹروفک اسکارز جو ہوتے ہیں. جی ہاں, وہ کس چیز کے ہائپرٹروفک اسکارز ہوتے ہیں, کیسے آ جاتے ہیں, ان سے کیسے کلیوئڈ اور ہائپرٹروفک اسکارز سیم تھنگ؟ نہیں, کیلوئڈ جو ہے وہ ایکچولی اپنی جو مارجن ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے, وہ مارجن سے ایکسٹینڈ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کسی نے پیئرس کرایا تو پیئرس تو ایک نیڈل تھی, یعنی کان اگر چھدایا ہے مگر ایک وہ راؤنڈڈ فرم, بالکل وہ ارریگولر فرم اور بڑا ہی سخت قسم کا ایک نوڈیول سا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہائپرٹروفک اسکار ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کا کوئی سیکشن ہوا ہے یا آپ کا سرجری ہوئی ہے کہیں پہ بھی, تو وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ فائبرس ٹیشو گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی لیے اب کہتے ہیں کہ کچھ آئنٹمنٹس ایسے ہیں جو آپ نے ود ان 6 ویکس آپ نے اپنے اسکارس کے اوپر اپلائی کرنے ہوتے ہیں, تاکہ آپ تو ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں, ہم تو کبھی بھی ٹائم پہ نہیں ہوتے. پھر یہ کہ آپ کسی پراپر ڈرماٹولوجسٹ سے یا پلاسٹک سرجن سے آپ کیا کریں, اٹھائیں کٹوائیں؟ اور نہیں, کٹوانا نہیں ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. جب یہ لوگ اس طرح ریموو کرا دیتے ہیں مول کی طرح تو وہ دوبارہ سے نکل آتا ہے اور اگریسو ہو کر. اگر کیلوئڈ ہے تو پھر نکلے گا. ہائپرٹروفک ہے, ایک راؤنڈش ہائپرٹروفک فارم کھڑی وہ نہیں ایسا نکلتا, وہ پراپر اگر آپ نے اس کو نکال دیا ہے, اوپر سلیکون آپ نے پریشر ڈریسنگز لگا دی ہیں جیسے سلیکون شیٹس آتی ہیں, یا آپ نے اس میں ہیپرنائزڈ کوئی آئنٹمنٹس لگائے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ فلو اس میں زیادہ ہو رہا ہے, اس میں جو ویسکولر سپلائی جب زیادہ ہوگا تو فائبرس ٹیشو جو ہے وہ کم سے کم بنے گا. پھر انٹرالیجنل اسٹیرائڈس کا رول آتا ہے کہ ہم لوگ اسٹیرائڈس کو بھی انجیکٹ کرتے ہیں. اسٹیرائڈس کیونکہ اینٹی انفلیمیٹری ہیں, اس میں زیادہ پھر فائبروسس ڈیولپ نہیں ہوتی اور وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, وہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو ہم ایک چھوٹے سے بریک لے لیں؟ بالکل میم کہتی ہیں تو لے لیتے ہیں. جی بہت ہی چھوٹے سے بریک بھی اس کہیں نہیں جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.